चलें जी, 125 आपके बात करता है रिलेशनशिप से। ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप आपका पार्टनर्स का, ये दो क्या मिस्टर ए बी सी पार्टनर थे या नहीं थे, या क्या वकास साहब एंड नासिर साहब लैंडलॉर्ड टेनेंट थे या नहीं थे, प्रिंसिपल एजेंट थे या नहीं थे। ठीक है, अब वो कहता है कि इट हैज बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच। अब उनको देखा गया कि ये आपस में मतलब लैंडलॉर्ड भी थे, पार्टनर्स भी रहे हैं और प्रिंसिपल एजेंट भी रहे हैं। ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ दैट दे डू नॉट स्टैंड। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा जो कहेगा कि ये डू नॉट स्टैंड, मतलब अब ये पार्टनर्स नहीं है, या थे तो इनकी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज टू स्टैंड, या उनकी वो जो पार्टनरशिप थी वो सीज टू स्टैंड, वो खत्म हो गई है। ठीक है, वो खत्म हो गई है टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप रिस्पेक्टिवली इज ऑन द पर्सन हु अफ्रेम इट। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा जो अफ्रेम करेगा कि जी ये मतलब पार्टनर्स नहीं है, या थे तो अब उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा जो कहेगा कि ये लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट नहीं है, या थे तो वो खत्म हो गई है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस शख्स पे होगा। ठीक हो गया। इस पे जो इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो मतलब आपको मतलब बता दूं। वो कहता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। आर्टिकल 125 बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वंस अ स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशनशिप इज शोन टू एग्जिस्ट। जब कोई एक स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशनशिप इज शोन टू एग्जिस्ट, देखा गया है, वो एग्जिस्ट होता देखा गया है, देयर विल बी प्रिजम्पशन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी। प्रिजम्पशन क्या होगी कि वो कंटिन्यू हो रहा है। सपोज के देखा गया है कि 2015 में आपका नासिर साहब एंड वकास साहब लैंडलॉर्ड टेनेंट थे। 2015 में लैंडलॉर्ड टेनेंट थे, ये देखा गया है। तो प्रिजम्पशन क्या होगी कि वो उनकी जो ये मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट है ये कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, टिल कंट्रेरी इज प्रूव, जब तक उसके अगेंस्ट बड़ा खिलाफ प्रूव ना हो जाए। ठीक हो गया। देखा गया कि 2018 में ये मलिक साहब एजेंट थे अदील साहब के, मलिक साहब एजेंट थे अदील साहब के। तो मलिक साहब एजेंट थे अदील साहब के, तो ये समझा जाएगा कि वो अब भी उसके एजेंट हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये है आपका बेसिक कंसेप्ट 125 का। रिलेशनशिप के बारे में कहता है 125 के, अगर आपका मतलब कोई कहे कि अलेज करता है कि जी ये पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स रहे हैं या देखे गए हैं, पार्टनर्स देखे गए हैं। अब कोई कहता है कि ये पार्टनर्स नहीं थे या थे तो खत्म हो गए, तो उस शख्स पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा जो यही कहेगा कि वो खत्म हो गया। जी 125 से किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर। हम्म। सर सर जिस तरह आपने कहा है कि जो बंदा कहेगा वही प्रूव करेगा, हम्म। सर आया कि वो बंदा जो अफर्म कर रहा है वो उन्हीं पार्टनर्स में होगा या थर्ड पर्सन होगा कोई या भी हो सकता उसका है, रिलेशन? कोई भी हो सकता है, वो दुनिया उनको जान का पार्टनर, कोई भी हो सकता है। सर पार्टनर्स में भी कोई बंदा कह सकता है कि हमारी पार्टनर्स पार्टनरशिप अब खत्म पार्टनर्स होगी। हों या कोई पार्टनर ना हो, एनी पर्सन। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, समझ आ गई है। अदील साहब आप बैठ के क्लास लिया करें, ये सो के क्लास ही आपके आपको कोई आपके ऊपर से गुजरेगा सर क्लास के थोड़े। मैं शौक नहीं लेना सर, वो मेरी वीडियो नहीं चल रही सर, वो मुजम्मिल साहब की वीडियो चल रही मुजम्मिल है। को मैं कह रहा हूँ, मुजम्मिल को कि ठीक है सर। क्लास के कोई एथिक्स होते हैं। ठीक है, क्लास आप अटेंटिवली होके बैठ के सुनते हैं, ये सो के तो ये बदतमीजी होती है कि आप जो है ना अपनी स्टडी के साथ जो है ना वो बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास होती है बैठ के बड़े मतलब सुकून के साथ, आपके पास आपकी नोटबुक हो, आपके पास आपका जो मतलब एक फोल्डर हो।
ठीक है, जिस पे आप नोट करते जाएं। ये लेक्चर जो आप आज नोट कर रहे हैं, ये अच्छी तरह नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको इनफ होगा, किसी को दोबारा किसी के पास आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बताऊं कि हमारे साथ एक दोस्त थे, ठीक है, वो मेरे साथ अकेडमी में थे, मुगल साहब की अकेडमी में, अफरा साहब मुगल अकेडमी। उसके बाद वो वहाँ से चले गए, फिर चले गए वो मुश्ताक मुगल साहब की अकेडमी में, वहाँ पे उन्होंने कोई साल लगाया। फिर उसके बाद वो चले गए, एक और बैठे हैं अजमल भट्टी साहब, वो ईमान दल पढ़ाते हैं, उनके पास चले गए, वहाँ पे 2-4 माह पढ़े, ठीक है। अब फिर वो किसी एक उनका दोस्त है, उनके पास पढ़ते हैं, वहाँ से नहीं हुए थे, फिर अब मेरी अकेडमी में वो लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप किसी एक जगह से टेक के नहीं ना पढ़ते ना, तो फिर आप बार बार किसी और जगह पे जाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो होगा कि पढ़ भी लें, ठीक है, और समझना आपके ने किसी से भी नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं और करनी, तो फिर वो बाद में आपको बहुत तकलीफ होगी। आज आप अच्छी तरह लेक्चर कोई नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सारी ज़िंदगी आपको किसी के दोबारा किसी के पास पढ़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक हो गया, ये था आपका सर एक 125। जी, सर एक दरखास्त करनी थी छोटी सी सर। ये कौन है? सर ये अहमद खान अर्ज कर रहा हूँ सर। हाँ जी, सर एक दरखास्त ये करनी थी सर, लेक्चर के दौरान छोटी मोटी मिसालें भी दे दिए करें, ताकि सर ये हमारे दिमाग में ज़हन नशीन हो जाए सारी। तो मैं आप मिसालें बड़ी खूब देते हैं, तो मेरी सर तो अगर आपकी मेरी मिसाल हम तो सुन लेंगे तो हमारे इल्म में इजाफा होगा। अहमद साहब, मैं तो मेरे तो सारे लेक्चर भी मिसालों पे होते हैं। मैं तो कोई चीज़ समझाता हूँ तो मिसाल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पीछे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हैं, आप देखें सुने, तो आपको हर हर एक सेक्शन पे कोई 10-10 मिसालें मिलेंगी आपको, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी स्टूडेंट है ना, माशाल्लाह, जो मोस्ट रेगुलर है, वो किसी से भी क्यूएसए का कोई भी आर्टिकल आप पूछ सकते हैं इस वक्त, किसी से भी। मैं आपको सर बड़ी नाम नवाजिश है ना, आपकी। नाम बताऊं, जैसे मलिक साहब हैं, अली मलिक साहब, नासिर साहब, वकास साहब, मैडम रुआ साहबा, मुबशरा साहबा, ठीक है, फौजिया साहबा हैं, नाजुल साहबा, ठीक है, शाइस्ता तमूर साहबा, इनसे किसी से भी कोई क्वेश्चन आर्टिकल आप क्यूएसओ का पूछ सकते हैं इस वक्त, वो आपको फिंगर टिप्स पे बताएंगे। और ये माशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, ये प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं। ये मैडम रुआ साहबा मुझे कई दफ़ा वो अपने जो है ना रिसर्च शेयर करती हैं कि सर ये मैंने ये रिसर्च किया है इस आर्टिकल पे, तो अच्छा भी लगता है, एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि एक स्टूडेंट जो है एफर्ट कर रहा है, और उस टीचर की दुआएं भी उस स्टूडेंट के साथ होती हैं जो अपनी स्टडी के साथ लायल होते हैं। ठीक हो गया, चलें जी। 127, सॉरी 126, कहता है जी, burden of proof as to ownership when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown in his possession। अब क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन के पोजेशन में एक गाड़ी कोई चीज है, तो क्या उसका मालिक है? क्वेश्चन ये है, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर ऑफ इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म दैट ही इज नॉट ओनर, ठीक है। अब अहमद साहब के पास एक जीएलआई कार्ड है, पोजेशन में है, ठीक है, जीएलआई कार्ड है, तो मियां अहमद साहब के पास। अब साथ इनके दोस्त हैं सैम साहब, वो कहते हैं कि नहीं, ये कार जो है अहमद साहब की नहीं है, कार अहमद साहब की नहीं है। तो सैम साहब ने प्रूव करना है कि ये अहमद साहब की कार नहीं है। यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ये है कि जिसके पोजेशन में कोई चीज होती है तो उसको ऑनर कंसिडर किया जाता है, जिसके पोजेशन में चीज होती है उसको ऑनर कंसिडर किया जाता है। ये आपका एक प्रिजम्पशन है, ठीक है। वो कहता है, एक इसमें बताया गया कि आर्टिकल 123 प्रोवाइड दैट व्हेन ओनरशिप इन क्वेश्चन द प्रिजम्पशन वुड बी इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज शोन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रिजम्पशन किसकी फेवर में जाएगी? प्रिजम्पशन जाएगी उस पर्सन की फेवर में जो के मालिक है, ओ सॉरी, जो के पोजेशन है, जिसके पोजेशन में है,
सपोज इसीलिए हम आपके बार बार दिखा लेते हैं कि ये देखें माय लॉर्ड, इसमें इस प्रॉपर्टी पे कब्जा मेरा है। ये देखें बिजली का बिल मेरे नाम पे है, सुई गैस का बिल मेरे नाम पे है, ठीक है। और ये जो टेलीफोन बिल, ये भी मैं देखें, ये भी मेरे नाम पे है, ये भी कनेक्शन मेरे नाम पे है। हम शो कर देते हैं पोजेशन, हम पोजेशन शो कर देते हैं कि हम बता देते हैं कि पिछले 15 सालों से हम पीसफुल पोजेशन इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। 126 क्या कहता है कि जो पर्सन पोजेशन में है वही ओनर होता है, उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो ओनर है। अब कोई कहता है कि वो ओनर नहीं है, तो उसने प्रूव करना है। अब नाजगुल साहबा अपने एक फ्लैट में रहती हैं, एक बिल्डिंग में रहती हैं, ठीक है, एक एक आलीशान घर में रहती हैं। तो अब कोई एक पर्सन कहे कि ये जो नाजगुल साहबा ये घर में रहती हैं, ये इनका घर नहीं है, ये इनका घर नहीं है। तो जो अलेज कर रहा है कि इनका घर नहीं है, उसने प्रूव करना है कि ये इनका घर नहीं है। जो जिनके पोजेशन में है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। प्रिजम्पशन किसकी फेवर में जाएगी? प्रिजम्पशन जाएगी उस पर्सन की फेवर में जो कि इन पोजेशन होगा उस प्रॉपर्टी का। उसके बाद एक साइटेशन है MLD 1999 MLD 1, burden of proof that he is not an owner would be upon the other party, दूसरी पार्टी पे होगा। जो कहेगा कि ये पर्सन ओनर नहीं है, इस जो प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है उसका ओनर नहीं है, उस पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक और साइटेशन है, उसमें बताया गया कि 126 अफोर्ड स्पेशल प्रोटेक्शन टू पर्सन इन पोजेशन अबाउट द प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अब 126 जो है ये आर्टिकल प्रोटेक्शन देता है ओनर को, ठीक है। किसको प्रोटेक्शन देता है? प्रोटेक्शन इन टू पर्सन इन पोजेशन, जो पोजेसर होता है, जिसके पोजेशन में होता है, उसको प्रोटेक्शन देता है अबाउट द प्रूफ ऑफ ऑनर। के जरूरी नहीं है कि वो मतलब ओनरशिप का प्रूफ दे, जरूरी नहीं है कि वो ओनरशिप का प्रूफ दे। ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा मामलात हो जाएंगे। जिसके पास वो घर है तो वो प्रूफ दे कि जी आपके घर कैसे है, ठीक है। जिसके पास गाड़ी है तो वो प्रूफ दे कि आपके पास कैसे है, ये तो आपकी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 126 प्रिजम्पशन देता है कि जिसके पोजेशन में कोई चीज है तो वही मालिक है, उसको मालिक कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई बंदा किसी और को टेंशन है तो वो आके थ्रू प्रॉपर चैनल उसको प्रूव कर सकता है, उसकी ओनरशिप को चैलेंज कर सकता है। ओनरशिप आपको चैलेंज करके प्रूव कर लेता है तो देन उसका हो सकता है। ये था आपका 126। 126 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू सर। चलें जी मैडम रोहा साहबा, क्या कहता है 126? सर जो आर्टिकल 126 कहता है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये बंदा है, ये ऑनर है या नहीं, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि अगर वो बंदा उस प्रॉपर्टी की पोजीशन में था उस टाइम पर, so it will be deemed as the owner of such property. And this article gives the protection to the possessors about the proof of the owner. And moreover, according to the MLD 1991, the presumption of law is that the person who is in the possession of movable or immovable property is the owner of such property, and the burden of proof that he is not the owner of such property lies upon the one who asserts that claim. बस It's ऐसे ही all about article. बिल्कुल यही कुछ है, बिल्कुल यही कुछ है। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है सबका क्लियर हो गया होगा। चलें आज आगे हम 127 पे आते हैं। 27 कहता है कि प्रूव ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस पे आपने जो कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 16 है उसको भी साथ लेके चलना है, उसको भी साथ लेके चलना है। उसको भी देखना है कि उसमें है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है।
अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे कि पीर मुरीद का रिलेशनशिप होता है, उसमें आपका जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वो कहता है द कंट्रैक्ट इज बिटवीन द पार्टीज इन विच वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ अदर, कि दूसरे पर्सन की विल को वो इन्फ्लुएंस कर सके, वो आपकी अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा कि जैसे पीर कहता है मुरीद साहब को कि आप मुझे कार दे दो तो आपको जन्नत मिलेगी। अब मुरीद होता है वो तो आपको पता है मुरीद कितनी मतलब ऑनर देते हैं पीर साहबान को, तो अब दे देता है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इन्फ्लुएंस होगा, और यहाँ पे ऐसा जो कंट्रैक्ट होगा वो वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कहता है वेयर द क्वेश्चन इज as to good faith of transaction between parties, one of whom stand in to the other in a position of active confidence, position of एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस में आपको मैं बताऊं कि कौन कौन आ जाते हैं एक्टिव कॉन्फिडेंस में, जैसे बाप बेटा। ठीक है, बाप बेटा, बाप का एक्टिव कॉन्फिडेंस होता है, बेटा जो है अपने बाप पे फुल कॉन्फिडेंस करता है। और डॉक्टर पेशेंट, उनका भी एक्टिव कॉन्फिडेंस होता है, डॉक्टर का अपने मतलब पेशेंट का अपने डॉक्टर पे एक्टिव कॉन्फिडेंस होता है। और वकील का साइल के साथ, क्लाइंट और साइल, मालिक और टेनेंट, ठीक है, लैंडलॉर्ड टेनेंट, ये इन लोगों का एक्टिव कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, एक्टिव कॉन्फिडेंस को अगर हम दूसरे लिटरल मीनिंग में देखते हैं, दे आर हैविंग इम्पैक्ट ऑन अनदर, जो कि किसी शख्स का किसी दूसरे शख्स पर भारी असर होना, कि मतलब दूसरे शख्स पर भारी असर होना। बाप जो है बेटे से कुछ भी मंगवा लेता है। डॉक्टर पेशेंट को कह दे कि आपने 15 दिन जो है ना चाय नहीं पीनी, तो वो 15 क्या 17 दिन चाय नहीं पिएगा। ठीक है, इतनी एक्टिव कॉन्फिडेंस है। उस तरह आपका वकील साहब साहिल को कह दें कि आपने ये ना किया तो आपको जज साहब ने फांसी की सजा दे देनी है। ठीक है, इसी तरह मालिक का मुजारा है। ठीक है, ये है, इनका एक्टिव कॉन्फिडेंस होता है। कहता है वेयर द क्वेश्चन इज एज टू गुड फेथ ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जो उसका लेन देन है उसका गुड फेथ बिटवीन पार्टीज वन होम स्टैंड टू अदर इज इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट the good faith of transaction is on the party who is in position of active confidence। अब बर्डन ऑफ किस पे होगा, जो कि इन पोजीशन होगा एक्टिव कॉन्फिडेंस के, एक्टिव कॉन्फिडेंस के। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। दी गुड फेथ ऑफ सेल बाय अ क्लाइंट टू एडवोकेट। ठीक है, एक सेल की आपने गुड फाइट देखनी है कि क्या वो जो कि क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को सेल किया है, इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय अ क्लाइंट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द गुड फेथ ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑन एडवोकेट। अब एडवोकेट पे ही होगा कि उसने प्रूव करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, सेल हुई है, ये गुड फेथ में हुई है। ये जो मैंने कार मतलब अपने साइल से कार 15 लाख वाली कार मैंने 5 लाख में खरीदी है, ये मैंने गुड फेथ में खरीदी है। इसमें कोई मैंने उसको कोई मतलब प्रेशर नहीं किया, उसको ये कुछ भी नहीं कहा, उसको डराया धमकाया नहीं है, उसको ये नहीं कहा कि आप कार मुझे दे दो तो नहीं तो आपको फांसी चल जाएगी। ये वरना आपको उस पर होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में हो, जैसे एडवोकेट, जैसे डॉक्टर, जैसे बाप, जैसे मालिक। नेक्स्ट कहता है द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन in a suit brought by son, the burden of proving the good faith of transaction is on father। बस ठीक है। अब जो दूसरी होगी वो फादर पे होगी। इसी तरह अगर कोई और दूसरी एग्जांपल आ जाए तो वो डॉक्टर पे होगी। ठीक है, कि उसने जो ऑपरेशन किया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई शख्स जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में था तो उसने साबित करना है कि वो उसने गुड फेथ में एक्ट किया है। ठीक है, ये है आपका 127।
127 ये है। इसमें एक और साइटेशन है, उसमें कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ गुड फेथ ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ पार्टी हु इज इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। ठीक है, ये साइटेशन PLJ 2011 पिशावर 302 थी। एक और उसमें बात की गई कि ट्रांजैक्शन विद पर्दा नशीन लेडी, ऐसे ही ये साइटेशन भी मतलब वो पूछ भी लेते हैं, आपके प्रेपोजिशनल क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं। कहता है ट्रांजैक्शन विद पर्दा नशीन लेडी, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट with illiterate lady, burden of due execution, proper execution of such document would be upon a person relying upon such document। ठीक है, अब एक डॉक्यूमेंट आपने पद्मनशीन लेडी के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, डॉक्यूमेंट साइन किए, ठीक हो गया। अब उसकी जो ड्यू एग्जीक्यूशन है वो किस पे होगी, वो उस पर्सन पे होगी जो उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा है, जो कह रहा है कि ये जो मतलब मैंने इसके साथ मैडम पदानिशी लेडी के साथ इलिटरेट लेडी पदानिशी इलिटरेट लेडी के साथ मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बिल्कुल ठीक किया है, उस पर्सन ने प्रूव करना है कि वाकई ये जो ट्रांजैक्शन है ये इन गुड फेथ हुई है। अब इलिटरेट लेडी, अब अनपढ़ लेडी है, उसको उसके साथ आप जाके आप जैसे मर्जी उससे साइन अंगूठे करवा लें, कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लें, कोई मर्जी जैसी ट्रांजैक्शन कर लें, ठीक है, जैसी मर्जी ट्रांजैक्शन करवा लें। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, उस पक्ष पे होगा जो कि कहेगा कि जी वाकई मैंने सही ट्रांजैक्शन करवाई है। ये है आपका 127। यहाँ तक 123 से 127 तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये 127 में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 127 है ये नॉलेज पे बेस करता है, कि मतलब जिस तरह ये डॉक्टर और क्लाइंट है, या जिस तरह एडवोकेट और उसका वो है क्लाइंट, तो एडवोकेट के पास भी यहाँ पे नॉलेज ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज क्लाइंट, तो ये मतलब नॉलेज पे बेस करता है ना 127। क्या कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, सही, कह सकते हैं। जैसे कि अब इलिटरेट लेडी की बात आ गई है, ठीक है, अब वो अनपढ़ है, दूसरा जो है पढ़ा लिखा है, ऐसे ही मतलब अब जहाँ देखें तो बाप जो है, बाप और बेटे का रिलेशन है, उस पर नॉलेज हम अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन वो भी ऐसे होता है कि बाप का ज़्यादा ही मतलब असर रसूख होता है, ठीक है, जहाँ पे उसका एक्सपीरियंस हाँ उसका जी, सर ज्यादा होता है। हाँ जी, असर रसूख जिसका ज़्यादा हो, एक्टिव कॉन्फिडेंस वो होता है। सही, ठीक हो गया। यहाँ 127 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर मेरा सवाल है एक। जी मैडम। सर अगर ये इसी सेक्शन से रिलेटेड करें एक चीज, कि अगर कोई लेडी अनपढ़ है और ये जो टीम्स को आईडी कार्ड बना देंगे, तो वो उसका थंब इम्प्रेशन जो है वो चोरी होके कल कोई और उसके नाम पे सिम निकाल लेता है, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो गई है, अब यहाँ पे जाके औरत को पकड़ा जाएगा या उस इंसान को, वो जो मिल ही नहीं रहा जिसने इतनी सारी सिम उसके नाम पे निकलवा ली है और उसके सिर्फ एक थंब इम्प्रेशन से जो उसने आईडी कार्ड बनवाया था। मैडम इस वक्त जो है ना आपका 127 देखे ना, 127 के अकॉर्डिंग जो है ये जो इलिटरेट लेडी है इसने प्रूव नहीं करना, प्रूव करना है उस पर्सन ने जो कि सिम निकलवाई है, उसने ये प्रूव करना है कि ये मैंने सिम निकलवाई है, ये मैंने गुड फेथ में निकलवाई है, इन गुड फेथ निकलवाई है। यहाँ पे जो मैडम ने इलिटरेट लेडी ने नहीं प्रूव करना, जिसने थंब इंप्रेशन किया है उसको नहीं पता। यहाँ पे एक्टिव कॉन्फिडेंस में वो पर्सन है जिसने उसके नाम से सिमें निकलवा ली है, ठीक है, जिसके उनके नाम से सिमें निकलवा ली है। और आपका दूसरा जो क्वेश्चन है कि पकड़ा कौन जाएगा, पकड़ा हमेशा वही जाता है जिसके साइन अंगूठे होते हैं। ये अलग बात है कि उसने आके बताना है कि मुझे इस चीज से कोई इसकी चीज का मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मैंने तो मतलब शनाख्ती कार्ड के लिए अंगूठे लगवाए थे। जैसे आपकी जो तमलीग का दावा होता है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, तो
जो आपकी सिस्टर्स होती हैं, मतलब बाप होता है, बेटे जो है ना बाप से सारी ज़मीनें अपने नाम करवा लेते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, अपनी सिस्टर को घर बुलाते हैं, उस पे एक साइन मतलब पेज पे साइन करवा लेते हैं, ठीक हो गया। और वही आगे जाके वही उनका म्यूटेशन हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी चली जाती है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे कैंसिलेशन का सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सिस्टर्स, वो तमलीग जो म्यूटेशन हुई है उसको कंसील करने के लिए। तो यहाँ पे आके वो जो सिस्टर्स हैं वो एडमिट करती हैं कि हमने साइन अंगूठा किया। साइन अंगूठे को डिनाई नहीं करती वो कहते हैं वो हमने अंगूठा तो किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इंतकाल दे रहे हैं, हमें नहीं पता था कि हम ये जो है ना ये रजिस्ट्री करवा के दे रहे हैं, ये अपनी जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन भाई करवा रहे हैं, ऐसा कोई हमारे पास नॉलेज नहीं था, हमें ये चीज़ नहीं बताया गया था, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक हो गया। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है कि आपने और केसेस आपने मतलब जहाँ पे ऐसा हुआ है तो सिस्टर्स को उनका शेयर ड्यू शेयर मिलना चाहिए, और इन केसेस को डिग्री करें और उनको उनका प्रॉपर शेयर दें जितनी उनका बनता है। अगर कोर्ट्स में आ जाती हैं तो अपनी मर्जी से दे देती हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी सर ठीक है। आगे जी 128। सर उस केस में सर जो एक फ्रॉड क्वेश्चन है थोड़ा सा। हम्म सर अगर हमने सूट फाइल किया हो मतलब ऑनरशिप का, जैसे ये 126 में बात कर रहा है, और अगर डिफेंडेंट प्रूव कर दे पोजेशन, तो फिर किस हद तक उसे फायदा मिल सकता है? आपने ओनरशिप का प्रूव किया है कि आपने मतलब सपोज कहते हैं कि ये सिस्टर्स हैं, कहती हैं कि ये हम मालिक हैं, ऐसे कह रहे हैं ना। जी 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 वही वही। हाँ जी, वो तो देखें ना कि अगर आप लेके आ जाते हैं, फर्द लेके आ जाते हैं कि ये देखें जी अब सिंपल ये लेके आ जाएं कि ये देखें ये जो मतलब भाई हैं उनका बाप भी मतलब मिस्टर ए है और मेरा बाप भी मिस्टर ए है, मतलब मैं मिस्टर ए की औलाद हूँ, और ये देखें मिस्टर ए की इतनी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मैं देखें मिस्टर ए की इतनी प्रॉपर्टी थी और मिस्टर ए की इतनी प्रॉपर्टी में से मेरा ये शेयर बनता है, ये आपने प्रूव करना है, बाकी तो फिर कोर्ट जो है उनको किक मारेगी जो सर नहीं पोजेशन में है, उनके सर पास मेरी वो बात पोजेशन सुन। जो होगा वो इलीगल पोजेशन हो जाएगा, वो उस पोजेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। सर नहीं, अगर मतलब रिलेटिव वगैरह ना हो, जैसे आप कोई रेंट वगैरह पर दे देते हैं, अगर वहां पर जो है ना अरसा दराज से कोई रेंट पर किराएदार रह रहा हो, और बाद में वो उसके नाम की बिजली वगैरह भी लग जाए मिसाल के तौर पर, तो फिर वो प्रूफ बिजली वगैरह मीटर वगैरह वो तो कहेगा कि मेरे नाम का है, पोजेशन उसका शो होगा, बट ओनरशिप किसी और की शो होगी, देन कोर्ट किस पर कंक्लूड करेगी और किस सेक्शन के थ्रू देखें देखें क्या वो अदनान साहब, अभी हमने पढ़ा है कि कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है, अगर एक पर्सन के पोजेशन में है तो कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है कि वो मालिक है, अनटिल कंट्रेरी प्रूव्ड, अनटिल कंट्रेरी प्रूव्ड। अब उसके कंट्रेरी प्रूव्ड हो गया है तो पोजेशन वाले को तो किक मारेगी कोर्ट, पोजेशन कोई एट सेल्फ कोई ओनरशिप नहीं देता, ठीक है, जहाँ पे ओनरशिप आ जाएगी, टाइटल आ जाएगा, तो वो उसको किक मारेगी कोर्ट, ठीक है। सर हाँ फिर ये खसरा गिरदावरी अगर आप चेक करें तो बहुत ज्यादा अहम होती है, वो जिसके नाम की होती है वो उसी को जो बेसिकली वो फेवर दी जाती है अमूमन तौर पर कोर्ट में। हाँ जी, वो खसरा गिरदावरी आपका प्रूव है पोजेशन का, खसरा जो है वो खसरा नंबरान आपके पोजेशन पोजेशन को के, पोजेशन का प्रूव होता है। तो फिर अमूमन कोर्ट्स वगैरह जो उनको जो फेवर क्यों देती है, इतनी ज्यादा फेवर मिलती है आई थिंक, किन को? हाँ तो जिसके वो पास उनका खसरा ग्राम। वही बात है अदनान साहब, आपको एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे, उनके पास डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक है, उनके पास डॉक्यूमेंट आ गया है और वो प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो पोजेशन होल्डर है,
तो कोर्ट ने उनको ऑनर प्रूव करना है अनटिल कंट्री प्रूव। अब उसके पास खसरा नंबरान है, मिस्टर आपके पास खसरा नंबरान है कि आपकी जो फलां जो एकड़ है वो आपका नाम आपका है, वो खसरा नंबरान शो करना है कि आपके पोजेशन में आपका है, ठीक है। अगर अनटिल कंट्री उसके अगेंस्ट कोई प्रूव नहीं होता तो कोर्ट आपको प्रोज्यूम करेगी आपको आप मालिक है। अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज आ जाती है तो कोर्ट मतलब उसको उस पर रिलाई करती है तो आपको किक मारेगी कोर्ट। प्रिजम्पशन तो देगी ना, आपके पास खसरान है तो आपको प्रिजम्पशन यही है कि आप ओनर हैं, पोजेसन है, और पोजेसर आपका 126 के तहत मालिक कंसीडर किया जाता है अनटिल कंट्री प्रूव्ड। ठीक है, राइट। ये था आपका हमारा 127। मीटिंग हो गई है आपकी, 7 मिनट मीटिंग रहती है, तो इसमें हम 128 पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 129 मोस्ट इम्पोर्टेंट। 128 भी LLB के एग्जामिनेशन के अतबार से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। अच्छा, 128 पढ़ाने से पहले मैं आपको कंक्लूसिव प्रूफ का कोई डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। वो आपको कंक्लूसिव प्रूफ की समझ आ गई तो 128 को समझने में आसानी होगी। कंक्लूसिव प्रूफ का मैं आपको सिंपली बताऊंगा। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है कि अगर एक फैक्ट प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो कोर्ट्स बाकी फैक्ट्स को प्रूव नहीं करेगी और कोर्ट्स बाकियों की एविडेंस तक भी नहीं लेगी। ये कंक्लूसिव प्रूफ है। एक फैक्ट प्रूव हो गया तो कोर्ट ने बाकी फैक्ट्स को प्रूव नहीं करना, जितनी भी उसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं, और बाकी फैक्ट्स पे एविडेंस भी नहीं लेगी। जैसे कि यहाँ पे 128 में 2 चीजें बात की गई है कि कहता है कि एक शादी हुई, शादी के 6 माह बाद बच्चा पैदा होता है, वो लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। और 2 साल के अंदर अंदर डेजोलेशन ऑफ मैरिज के 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा होता है तो वो भी लेजिटिमेट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रूव कर देते हैं कि शादी के 6 माह बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो कोर्ट ने ये कंक्लूसिव प्रूव है। कोर्ट ने शेल प्रिज्यूम करना है कि ये बच्चा लेजिटिमेट है। अब बाकी क्या है कि जी ये बच्चा बेशक 6 माह के बाद पैदा हुआ है, 7वें माह पैदा हुआ है, लेकिन ये ऐसे है, ये ऐसे इस वजह से लेजिटिमेट नहीं है, इस वजह से लेजिटिमेट नहीं है, इस वजह से लेजिटिमेट है। कोर्ट ने उनकी एविडेंस तक नहीं रिकॉर्ड करनी, ठीक है। मैं आपको वो इसका 2.8 है, ये पढ़ा के मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा पाऊंगा। ये है जी, कंक्लूसिव प्रूफ। disprove regard until proof या कोर्ट shall on सर proof 2 ईयर तक ये है जी 2.9 है। आवाज आ रही है सबको? चलें सर कौन सी सेक्शन है? ये आपको शो हो रहा है 2.9 सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9। ये है, आपको आ रहा है, शो हो रहा है? आर्टिकल 2 सबसेक्शन when one fact is जी when one fact is declared by the order to be conclusive proof to another। एक फैक्ट जो है वो कंक्लूसिव प्रूव है टू अनदर। जैसे कि एक फैक्ट क्या कि 6 माह के बाद बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट है, ये एक फैक्ट है, ये कंक्लूसिव प्रूव है, ठीक है। द कोर्ट शैल ऑन प्रूव ऑफ वन फैक्ट, एक फैक्ट प्रूव होने पे रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड। एक फैक्ट प्रूव हो गया तो बाकी सारे फैक्ट्स ये प्रूव करेगी कोर्ट के सारे प्रूव्ड हो चुके हैं, ठीक है। एक फैक्ट प्रूव हो गया तो ये सारे फैक्ट्स कोर्ट कहेगी कि प्रूव्ड है। एक 6 माह के बाद बच्चा पैदा हो गया, 7वें माह बच्चा पैदा हुआ है, तो कोर्ट ने प्रिज्यूम करना कि ये लेजिटिमेट है, हलाल का है। बाकी जितनी भी फैक्ट्स हैं उसकी लेजिटिमेसी कोर्ट से समझेगी कि वो प्रूव्ड है, ठीक हो गया। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। और उसके बाद कोर्ट ने कोई एविडेंस नहीं लेनी,
कि ये इसको डिस्प्रूव करें जी, ये 6 माह 7 महीने बच्चा पैदा हुआ है, तो इसको डिस्प्रूव करें कि ये कैसे हलाल का नहीं है, कैसे लेजिटिमेट नहीं है, इसको डिस्प्रूव करें। ठीक हो गया। तो कोर्ट ने कोई अपना फर्दर टाइम ज़ाया नहीं करना है। ये है आपका कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ कहता है कंक्लूसिव प्रूफ जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं उसी पर डिपेंडेंट होगा, अनरिलेटेड फैक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा सर, इसी तरह। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोर्ट ने देखना है कि कोई मतलब कंक्लूसिव प्रूफ के जैसे कि कंक्लूसिव प्रूफ के आगे बता दिया है ये आपका 128, उसमें वो कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूव करना है कि मतलब अगर एक बच्चा जो है 1 साल के बाद 6 माह के बाद बच्चा पैदा होता है, ये शादी के 2 साल डेजुलेशन ऑफ मैरिज के 2 साल के अंदर अंदर पैदा होता है, तो वो लेजिटिमेट है। ये कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है। अब एक फैक्ट प्रूव हो जाता है तो बाकी फैक्ट्स को कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो प्रूव्ड हैं और शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। तो इसको इजी वर्डिंग में किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा क्या चीज इजी वर्डिंग में डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? सिंपली इजी डिफाइन वर्डिंग में नासिर साहब ऐसा है कि आपका एक फैक्ट जो कि अगर कंक्लूसिव प्रूव है, जैसे कि 128 में बताया गया कि ये कंक्लूसिव प्रूव है। ठीक है, 128 में बताया गया कि ये कंक्लूसिव प्रूव है, तो उसमें कंक्लूसिव प्रूफ की क्या कंडीशन बताइए कि अगर एक बच्चा 6 माह के अंदर बाद पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट होगा। ये एक फैक्ट है। ये इस पे लेजिस्लेचर ने कहा कि इसको हम कंक्लूसिव प्रूफ देंगे। ठीक है, तो ये एक बच्चा वो प्रूव कर देता है बंदा कि ये देखें जी, ये निकाहनामा पे डेट है 1 जनवरी 2020 और ये बच्चा पैदा हुआ है 1 अगस्त 2020 8वें माह, तो कोर्ट ने उसको प्रिज्यूम करना है ये लेजिटिमेट है। बाकी उस पर कोई एविडेंस नहीं लेगी, बाकी जितने भी उसके फैक्ट्स होंगे वो प्रूव समझेगी। और कोई पर्सन उसको डिस्प्रूव करना चाहे तो कोर्ट अपना टाइम ज़ाया नहीं करेगी। जी वकास साहब, क्या समझ आई आपको? नासिर साहब तो थोड़ा कंफ्यूज ही हैं। सर सर हो गया अगर कंक्लूसिव इसमें सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बासित अहमद, कौन सा क्वेश्चन है आपका? सर ये हमने लास्ट टाइम भी सर इस पे डिस्कशन की थी कि मतलब जो है शादी के 6 माह बाद और जो है सर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के 2 साल के अंदर अंदर सर, तो सर ये शादी के 6 माह बाद वाली तो सर ये तो मतलब उसमें देखा गया ऐसे केसेस, लेकिन सर मतलब ये रेजोल्यूशन के 2 साल बाद वाला ऐसा कोई रियल केस है सर? क्योंकि 10 माह पे तो बच्चा सर फौत हो जाता है, 10 11